हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन द वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स। यानी कि कोई भी सिबलिंग्स हैं उनके बीच में वेरिएशंस ना आने की संभावना इन सब में से किस में होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड म्यूटेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स में क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा था। उसमें क्या होता था कि येलो और रिंकल्ड वाले सीड्स बनते थे, राउंड ग्रीन सीड्स बनते थे। तो इसमें तो वेरिएशंस आ रही हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक क्रोमोज़ोम के कुछ जीन्स दूसरे क्रोमोज़ोम के साथ अलग चले जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में भी वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। म्यूटेशन का तो मतलब ही है कि जीन में चेंजेस आना। जीन्स में चेंजेस आएंगे तो ऑफ कोर्स वेरिएशंस आएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, लिंकेज। क्यों? क्योंकि लिंकेज में क्या होता है कि जीन्स जो है पास पास होते हैं, बहुत एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि वो जीन दूसरे जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें एग्जैक्टली वैसे ही जाएंगे। तो क्या होगा कि सिबलिंग्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द। यानी कि जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होने चाहिए कि ये लॉ जो है ट्रू साबित हो जाए। तो पहला ऑप्शन है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बी ऑप्शन इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, सी इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट एंड डी इज़ द सेम क्रोमोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होते हैं, जिनमें जीन्स सेम जगह पर लोकेटेड होते हैं। वेयर एज नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जीन्स अलग अलग जगह पर लोकेटेड होंगे। और अगर जीन्स अलग अलग जगह पर लोकेटेड होंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता था कि इंडिपेंडेंटली जीन्स अलग अलग असॉर्ट होते थे। जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि रिंकल्ड येलो सीड्स भी बन रहे थे, राउंड ग्रीन सीड्स भी बन रहे थे। तो वो किस वजह से हो रहा था? क्योंकि जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते थे, अलग अलग लोकेशन में। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। Next question is, occasionally a single gene may express more than one effect. The phenomenon is called multiallelism, mosaicism, pleiotropy और polygyny. इसका करेक्ट आंसर होगा पिलियोट्रॉपी। पिलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पिलियोट्रॉपी में क्या होता था कि एक सिंगल जीन क्या करता था, एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता था। एक जीन अलग अलग इफ़ेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में इसका एग्जांपल होता है, जैसे फिनाइल केटोनूरिया होता है और स्टार्च सिंथेसिस जो होता है इसमें पी में, उसमें क्या होता था कि एक सिंगल जीन पी में कितना स्टार्च होगा और पी का क्या साइज़ होगा, दोनों को ही जो है एक ही जीन ये दोनों काम करता था। तो ये एग्जांपल होता है पिलियोट्रॉपी का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स एक ही कैरेक्टर को इनहेरिट करने का काम करते हैं। तो पिलियोट्रॉपी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि जिसमें क्या होता है एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता है। वैसे में क्या होता है नॉर्मली कि एक जीन सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिनोटाइप्स 4 एंड जीनोटाइप्स 9।
क्यों होगा? फिनोटाइपिक जो रेशियो आता था वो क्या आता था? 9:3:3:1, यानी कि 4 अलग अलग तरीके के फिनोटाइप्स हमको देखने को मिलते थे। और जीनोटाइप्स कितने अलग अलग तरीके के होते थे? 9 अलग अलग तरीके से। रेशियो क्या आता था? 1:2:2, 1:2, 1:4:2, ये रेशियो आता था जीनोटाइपिक रेशियो। और टोटल कितने जीनोटाइप्स होते थे? 9 जीनोटाइप्स होते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट इज the color-based contrasting traits in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were, यानी कि कलर के बेसिस पर मेंडल ने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स चुने थे? मेंडल ने टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स चुने थे? टोटल चुने थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में से कौन से ऐसे थे जो कि कलर के लिए कलर वाले कैरेक्टर्स थे? तो जो कलर वाले थे वो थे 3 कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था वो था पॉड का कलर क्या होगा, यानी कि फली जो होगी पी की उसका कलर क्या होगा। दूसरा उन्होंने चूज़ किया था फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा। थर्ड उन्होंने क्या चूज़ किया था? सीड का कलर, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 3, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pair of contrasting traits were studied by Mendel in pea plant are 7 contrasting pairs चुने थे। कौन कौन से? एक तो हाइट वाला चुना था, टॉल और डॉर्फ। फ्लावर की का कलर क्या होगा? वायलेट वाइट। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन या फिर टर्मिनल पोजीशन। फिर उसके बाद उन्होंने पॉड का शेप जो था वो था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। फूली हुई फली होगी या फिर पिचकी हुई फली होगी। नेक्स्ट उन्होंने चूज़ किया था सीड का जो कलर होगा वो क्या होगा? सीड का कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। फिर सीड का शेप क्या होगा? या तो राउंड होगा या तो रिंगल्ड होगा। और लास्ट जो उन्होंने चूज़ किया था वो किया था पॉड का कलर क्या होगा? या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स जो है मेंडल ने चूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज नॉट चूजन बाय मेंडल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं चूज़ किया था? पॉड का शेप चूज़ किया था, पॉड का कलर भी चूज़ किया था, लोकेशन ऑफ द फ्लावर भी चूज़ किया था। लोकेशन ऑफ पॉड का जो है उन्होंने कलर जो है ये वाला कैरेक्टर नहीं चूज़ किया था। Next question is genes which code for a pair of contrasting traits are known as, यानी कि वो जीन्स जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पैर के लिए जोड़े के लिए क्या करता है? कोड करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? अलील्स बोलते हैं। जो भी जीन्स किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पैर के लिए कोड करते हैं उनको हम बोलते हैं अलील्स। जैसे हाइट के अलील्स क्या होते हैं? टॉल और डॉर्फ के लिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं दोनों क्या हैं? अलील्स हैं विच कोड फॉर द कैरेक्टर हाइट। नेक्स्ट इज a recessive allele is expressed in heterozygous condition only, homozygous condition only, F3 generation, both homozygous and heterozygous condition। यानी ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक जो रेसेसिव अलील है वो कब एक्सप्रेस होगा? वो कब एक्सप्रेस होता है? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है? होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। जाइगस कंडीशन यहाँ पर उसका जो जेनेटिक मेकअप एक तरीके से उसको बोला जा रहा है। तो होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता था कि अगर कैपिटल टी है तो उसके साथ कैपिटल टी ही होगा, अगर स्मॉल टी है तो उसके साथ स्मॉल टी ही होगा। तो होमोजाइगस कंडीशन में ही रेसेसिव अलील शो होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होना चाहिए? कैपिटल टी और स्मॉल टी होना चाहिए। कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या होगा? जो कैपिटल टी वाला होगा ये डोमिनेंट होता है, ये स्मॉल टी को दबा देगा तो रेसेसिव अलील जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा? ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो होगा जब क्या होगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा तभी जो है
ये शो हो पाएगा, वरना डोमिनेंट वाला उसको दबा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशंस आर कॉल्ड। वो कैरेक्टर जो कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में शो होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम क्या वो कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हॉलैंड्रिक कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर लीथल कैरेक्टर्स होते हैं? वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था उसमें क्या होता था कि कैपिटल टी को क्रॉस करवाया जाता था स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। दोनों जब क्रॉस होते थे तो क्या बनता था? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता था। प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन प्लांट दिखाई कैसे दे रहा है? टॉल प्लांट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आता था वो कौन सा आता था? डोमिनेंट। टॉल प्लांट जो था वो कैरेक्टर कौन सा था? टॉलनेस का जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। डॉफनेस का कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी उसमें कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा था? डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा था। तो बी विल बी द राइट आंसर। Next question is what will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus? A 3 is to ratio 1, 1 is to 2 is to 1 का रेशियो, या फिर 1 is to 1 का रेशियो, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन का फिनोटिपिक फीचर्स क्या होंगे अगर हम एक होमोजाइगस फीमेल को हेट्रोजाइगस मेल के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो होता क्या है कि फीमेल क्या होगी? होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि हम मान लेते हैं कैपिटल टी है, और हेट्रोजाइगस क्या है? मेल है, यानी कि हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली कंडीशन है। इनका जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको करेंगे साथ में तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, और इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या बन रहा है? 2 कैपिटल टी हैं और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। इनको कट करेंगे तो क्या बनेगा? 1:1 का रेशियो यहाँ पर बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी, 1:1 का रेशियो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल obtained इन F1 जनरेशन विल बी। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में, तो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के आने की परसेंटेज क्या होगी? यानी कि यहाँ पर हमको जीनोटाइप पूछा जा रहा है कि अगर कि कितने प्योर हमको जो है होमोजाइगस इंडिविजुअल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल, क्योंकि हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, और ये स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? सिर्फ यहाँ पर 2 हमको क्या मिल रहे हैं? होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कैपिटल 50%। Next question is what is the probability of production of dwarf offsprings in a cross between 2 heterozygous tall pea plants? ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करते हैं तो डॉफ ऑफस्प्रिंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डॉफ ऑफस्प्रिंग्स हमको कब मिलेंगे? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, स्मॉल टी होगा जब,
तभी हमको क्या मिलेंगे, डॉफ प्लांट्स मिलेंगे। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया था, उसमें क्या मिल रहा था हमको, कैपिटल टी दो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे थे और एक स्मॉल टी मिल रहा था, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, 25% डॉफ पी प्लांट्स हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 25%. Next question is, which of the following crosses will give tall and dwarf pea plants in same proportion, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉस होगा जिसमें कि हमको डॉफ प्लांट्स भी उतने ही मिलेंगे और टॉल प्लांट्स भी उतने ही मिलेंगे, यानी कि 1:1 का रेशियो हमको यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम करें तो कैपिटल स्मॉल टी करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सेम करते थे, उसमें क्या होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिलता था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता था। तो वो तो नहीं होगा क्योंकि उसमें हमको चारों के चारों कैसे मिलते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते थे। बी वाला करके अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। तो इसमें जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, फिर से ये कैपिटल टी फिर ये स्मॉल टी, फिर ये क्या होगा, स्मॉल टी। इसमें आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि दो कैपिटल टी स्मॉल टी और दो ही स्मॉल टी, यानी कि दो हमको टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं और दो हमको डॉफ प्लांट्स मिल रहे हैं, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम स्मॉल टी यानी कि एक हेट्रोजाइगस को अगर हम एक होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमको टॉल प्लांट्स और डॉफ प्लांट्स सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ZW or ZZ type of 6 determination? Option A is, it occurs in birds and some reptiles. Females are homogamitic and males are heterogametic. 1:1 sex ratio is produced in the offsprings. या फिर all of these. इसमें पूछ रहा है कि जो ZW और ZZ टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि ये बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स में होता है, तो बिल्कुल फाउल्स में जो हेन्स होते हैं या फिर जितने भी बर्ड्स होती हैं उसमें और कुछ रेप्टाइल्स में ये मिलता है। 1:1 का रेशो जो है ऑफस्प्रिंग्स में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। फीमेल्स जो है होमोगैमेटिक हैं और मेल्स जो है हेटेरोगैमेटिक होते हैं, नहीं। फीमेल्स जो होती हैं वो हेटेरोगैमेटिक होती हैं और मेल्स जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। ह्यूमंस का अगर हम केस देखें तो ह्यूमंस में क्या होती है कि फीमेल्स क्या होती हैं, होमोगैमेटिक होती हैं और मेल्स हेटेरोगैमेटिक होते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि जो फीमेल्स होता है उसमें क्या कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एलोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं फीमेल्स में होते हैं ZW फीमेल्स में, और जो मेल्स होते हैं मेल्स में होता है ZZ टाइप। तो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग का जेंडर डिटरमाइन करने वाला पेरेंट होगा वो कौन होगा, फीमेल होगी। ह्यूमंस में क्या होता है कि मेल आर द जेंडर डिटरमाइनिंग पेरेंट। तो इसका जो इनकरेक्ट है इसमें वो है बी वाला, मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जो कि क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is, a couple has 6 daughters. What is the possibility of their having a daughter or girl next time? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50%। क्यों? क्योंकि रेशियो जो आता है ऑफस्प्रिंग्स में वो हमेशा 1:1 का, यानी कि जब भी
कोई नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होने वाला होता है तो उसमें 50% चांसेस होते हैं, हमेशा 50% चांस होगा या तो कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, सन होगा या फिर डॉटर होगा। तो 50% चांसेस होते हैं हर बार, चाहे 6 है 7 है कुछ भी नंबर यहाँ पर अगर होता, अगर 10 भी यहाँ पर नंबर होता डॉटर्स का, तो भी नेक्स्ट टाइम का जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा 50% ही होगी। Next question is the number of autosomes present in the liver cells of a human female is 22 autosomes, 22 pairs of autosomes, 23 autosomes और 23 pairs of autosomes। टोटल ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। उसमें से जो 22 पैर होते हैं यानी कि 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी का जो एक पैर होता है 23rd वाला जो पैर होता है यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलोसोम्स होते हैं। तो पैर्स यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, 22 पैर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट। ये जो लिवर सेल यहाँ पर यूज़ किया गया है ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए। ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं, सिर्फ जो गैमीट्स बनते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं उनको छोड़कर, जो भी गैमीट्स बनते हैं उनको छोड़ के जितने भी सेल्स हैं, सब सेल्स में जो भी वेजिटेटिव सेल या फिर सोमैटिक, वेजिटेटिव नहीं सोमैटिक जो भी सेल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, वो सारे के सारे सेल्स में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स ही होंगे, और टोटल जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लोडिप्लॉइडी इज फाउंड इन। हैप्लोडिप्लॉइडी किस में पाई जाती है? ये जो फिनोमिनन होता है हैप्लोडिप्लॉइडी, इसमें क्या होता है, ये जो पाया जाता है वो हनी बीज में पाया जाता है, एंड्स में पाया जाता है, वॉस्प्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जेंडर डिटरमाइन किया जाता है वो, और ऑर्गेनिजम्स में जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड है, वो हैप्लॉइड है, उसके बेसिस पर ही जो है, प्लॉइडी के बेसिस पर जो है जेंडर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे इसमें होता है हनी बीज वगैरह में होता है, तो उसमें जो ड्रोन्स होते हैं, जो भी मेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वो हैप्लॉइड होते हैं, उनकी जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और जो फीमेल्स होती है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, वो डिप्लॉइड होते हैं। 32 उसमें उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, हनी बीज, एंड्स और वास्प्स में जो है ये हैप्लोडिप्लॉइडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाय। म्यूटेशन का जो रेट है उसको अफेक्ट कौन करता है? टेम्परेचर करता है, एक्स रेज करती हैं, गामा रेज करती है, या फिर सबके सब करते हैं? म्यूटेशन क्या प्रोसेस होती है कि जब भी जीन में जो भी जेनेटिक कोड है उसमें इंसर्शन होगा या तो डिलीशन होगा, यानी कि कोई भी एक जो जेनेटिक कोड है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है, या तो उसमें कुछ नया ऐड हो जाएगा, या तो उसमें से कुछ डिलीट हो जाएगा, या तो उसका जो है पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। यानी कि जेनेटिक कोड में किसी भी तरीके की गड़बड़ आना, चाहे एक बेस पेयर में भी अगर गड़बड़ आ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन इज़ बेसिकली द चेंज इन द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में चेंज बहुत चीज़ों से आता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स है। उसमें से कुछ फैक्टर्स है जैसे कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो क्या होगा कि जेनेटिक कोड जो है उसमें चेंज आ जाते हैं। एक्स रेज की वजह से भी ऐसा होता है, गामा रेज की वजह से भी ऐसा होता है। तो म्यूटेशन का जो रेट है, रेट मीन्स स्पीड पूछी जा रही है, म्यूटेशन की जो स्पीड है, क्योंकि म्यूटेशन की स्पीड जो है वो जनरली स्लो होती है अगर मैं ह्यूमंस के रिगार्डिंग बोलूँ, क्योंकि हम में चेंजेस बहुत स्लोली ग्रेजुअली आते हैं। तो म्यूटेशन का जो रेट है, स्पीड है, वो
टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, एक्स रेज भी अफेक्ट करेंगे और गामा रेज भी अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two or more independent genes present on different chromosomes which determine nearly same phenotypes are called। ऐसे दो इंडिपेंडेंट जीन्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और कहाँ प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो दोनों के दोनों जीन्स नियरली सेम जो है फिनोटाइप को शो करते हैं। ऐसे जीन्स को हम डुप्लीकेट जीन्स के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेजेंट तो अलग अलग क्रोमोसोम्स में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या करते हैं, फिनोटाइप जो है नियरली सेम फिनोटाइप को वो क्या करते हैं, शो करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द डुप्लीकेट जीन्स। नेक्स्ट question is select the incorrect statement regarding the pedigree analysis। pedigree analysis क्या होता है, जब हम किसी भी फैमिली का जनरेशन का पूरा जो है उसको देखते हैं कि ये एक पेरेंट है, इसकी मैरिज इसके साथ हुई, फिर इसके इतने चिल्ड्रन हुए, फिर उनके चिल्ड्रन के इतने चिल्ड्रन हुए, ये सारा का सारा जो एक तरीके से फैमिली ट्री जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पेडिग्री एनालिसिस के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो ए इज़ सॉलिड सिंबल्स शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, प्रोबैंड इज़ द पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट्स, it is useful for genetic counselors, it is an analysis of traits in several generations of a family। सबसे पहला जो है कि एक इस तरीके का एनालिसिस होता है। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण जब हम किसी चीज़ का करते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली की बहुत सारी जनरेशन्स का जब हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं ट्रेट्स का, कि इसमें इसका कौन सा ट्रेट्स हैं, इसके कौन से ट्रेट्स हैं, और उनका पूरा जो एनालिसिस हम करते हैं जनरेशन्स वाइज, तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी इज़ इट इज़ यूज़फुल फॉर जेनेटिक काउंसलर, जो भी जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं उसके लिए यूज़फुल होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही वो पता कर पाते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ कहाँ से किस तरीके से जा रही है, या फिर कौन सा ट्रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, या फिर किस पेरेंट में है। वो सारी चीज़ जेनेटिक काउंसलर के लिए यूज़फुल होती है। बी इज़ प्रोबैंड इज़ द पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट। बिल्कुल, प्रोबैंड एक ऐसा पर्सन होता है जिससे कि हम केस हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पेडिग्री एनालिसिस करना है, एक कलर ब्लाइंडनेस डिज़ीज़ है और हमको ये पता करना है कि ये कलर ब्लाइंडनेस डिज़ीज़ आ कहाँ से रही है। तो हमने मान लिया कि हमने जो शुरुआत की पेडिग्री एनालिसिस से वो की आपके ग्रैंडफादर से। तो जो आपके ग्रैंडफादर होंगे वो यहाँ पे प्रोबैंड होंगे, जिनसे कि ये केस हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो है सॉलिड सिंबल्स शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। नहीं, सॉलिड सिंबल्स मीन्स हम क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक तो हम स्क्वायर यूज़ करते हैं और एक सर्कल सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो ये स्क्वायर और ये जो सर्कल है, अगर इनमें कलर फील्ड है यानी कि सॉलिड सिंबल्स हैं, तो वो क्या शो करता है कि इस इंडिविजुअल को ये पर्टिकुलर बीमारी है, वो अफेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस। Next is to determine the genotype of a tall plant of F2 generation, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. This cross represent a test cross, back cross, reciprocal cross या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने कहा कि हम मेंडल ने क्या किया, किसी भी प्लांट का क्योंकि उस टाइम पे जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स इतने डेवलप नहीं थे कि हमें किसी का भी जीनोटाइप पता चल जाए। तो मेंडल ने एक तरीका ढूंढा कि हम किसी भी प्लांट का जीनोटाइप
पता कर ले। तो उस चीज़ को पता करने के लिए या टेस्ट करने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस का एक तरीके से इन्वेंशन किया, जिस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कब काम आता है? जब भी हमें किसी प्लांट का जीनो यानी कि जेनेटिक मेकअप अगर पता करना है तो हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हमेशा जो भी प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है जिसका आप उन्हें टेस्ट मीन्स पता करना है कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसको आप क्रॉस करवा दीजिए उसके ही रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक, तो इसमें भी सेम हो रहा है कि हमें एक टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप पता करना है, क्योंकि टॉल प्लांट का केस क्या होता है कि उसमें कैपिटल टी होगा तो भी प्लांट टॉल होगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। तो दोनों केस में हमको क्या मिलेगा? टॉल प्लांट मिलेगा। तो हमको पता करना है कि ये जेनेटिक मेकअप क्या है इसका, होमोजाइगस कंडीशन में या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। उसमें मेंडल ने क्या किया, उस टॉल प्लांट के जेनेटिक मेकअप को पता करने के लिए उन्होंने उसको क्रॉस करवा दिया डॉफ प्लांट के साथ, यानी कि रेसेसिव प्लांट के साथ। तो इस क्रॉस को हम हमेशा क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, जो कि टेस्ट करता है क्या? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस? इसमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, हमेशा एक जो भी प्लांट है जिसका आपको जेनेटिक मेकअप पता करना है उसको आप हमेशा क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव वाले के साथ। यानी कि मान लीजिए अगर टॉलनेस हाइट का है तो आपको पता करना है कैपिटल टी स्मॉल टी का। एक प्लांट है जो कि टॉल दिख रहा है लेकिन उसका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप उसको क्या कर देंगे? क्रॉस करवा देंगे स्मॉल टी के साथ। तो ऐसी कंडीशन हमको दिख रही है डी वाले ऑप्शन में, जिसमें कि क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। सी वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट क्रॉस में हमेशा दो जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। तो डॉफ प्लांट हमको ऑलरेडी पता है कि डॉफ प्लांट हमेशा तब ही दिखता है जब क्या होगा? जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी होगा, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी हमको रेसेसिव वाला जो कैरेक्टर है वो शो होता है। तो हम इसमें हमको ऑलरेडी जेनेटिक मेकअप पता है तो हमको टेस्ट क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next next question is Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of Mendel ने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ दिए। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने किसके बेसिस पे दिया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उन्होंने किसके बेसिस पे दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स जो है इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमीट्स कभी भी मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते। ये हम इनमें क्या ये रहते तो साथ में, मान लीजिए कि कैपिटल टी है और उसको हमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। कैपिटल टी और कैपिटल टी है, स्मॉल टी के साथ इसको क्रॉस करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमको क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। फिर जब हम सेल्फिंग करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, फिर उसी के साथ क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है? 3:1। और जेनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है? 1:2:1 मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो एक है वो होता है कैपिटल टी, दो क्या होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि थे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जब हमने नेक्स्ट इसको फिर से क्रॉस करवाया तो हमको कैपिटल टी भी मिला, स्मॉल टी भी मिला,
और कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिला, यानी कि गैमेट्स जो हैं वो ब्लेंड नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, इनमें अभी भी ताकत है कि ये क्या करें, इनमें मीन्स एबिलिटी है कि ये अभी भी अलग अलग जाएंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड फीलियल जनरेशन होती है उसमें ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो गैमीट्स क्या नहीं होते, कभी भी ब्लेंड नहीं होते। ये कहता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटिरहेनम यानी कि डॉग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स या फिर लिंकेज। एंटिरहेनम मैजिस जो है वो क्या है, डॉग फ्लावर है। ये प्लांट में क्या होता था कि एक रेड फ्लावर इसका जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट फ्लावर क्या है, इसका रेसेसिव कैरेक्टर है। जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमने देखी तो इसमें होना क्या चाहिए था, सारे के सारे फ्लावर्स कैसे आने चाहिए थे, रेड आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मेकअप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रेड कलर, उसको क्रॉस करवाए स्मॉल आर के साथ वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। जब हम इसको क्रॉस करवा के देखें तो हमने क्या देखा कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो आना चाहिए था और कलर क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आर वाला है वो इस स्मॉल आर वाले को यानी कि रेसेसिव वाले को दबा देगा और क्या होगा, रेड कलर शो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेड कलर शो होने के बजाय कुछ और कलर शो हुआ, वाइट भी कलर शो नहीं हुआ। कौन सा कलर शो हुआ, पिंक कलर शो हुआ। पिंक कलर क्या होता है, रेड और वाइट का मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी डोमिनेंट वाला अलील है तो वो हमेशा रेसेसिव वाले अलील को दबा देगा, उसका कैरेक्टर शो होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, एंटिरहेनम फ्लावर के केस में कि पिंक कलर शो हो रहा था इन द F1 जनरेशन, और जो F2 जनरेशन था उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा था। क्या, 1:2:1। तो इसमें क्या होगा, ये डोमिनेंस क्या हो गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी कि डोमिनेंस वाला जो लॉ है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है ये एंटिरहेनम का फ्लावर कलर। नेक्स्ट इज इन एंटिरहेनम और डॉग फ्लावर फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी, वो क्या होता है, 1:2:1 का रेशियो आता है। जेनेटिक जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी। 1:2:1 क्या शो करता है, जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग। जीनोटिपिक रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर रेड कलर के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के लिए और स्मॉल आर वाइट कलर के लिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा और जो फिजिकल जो बाहर से दिख रहा है वो भी सेम होगा। नेक्स्ट इज phenotypic and genotypic ratio is similar in the case of ऐसा complete dominance, incomplete dominance, over dominance या फिर epistasis। इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा होगा। तो ऐसा कब होता है, सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में होता है, जैसे कि हमने स्नैपड्रैगन या फिर एंटिरहेनम फ्लावर के केस में देखा। 4 o'clock प्लांट जो होता है फ्लावर, उसमें भी ऐसा सेम फिनोमिनन होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप। अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है, दोनों पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप AB है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होने के कितने चांसेस, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, B ब्लड ग्रुप होगा और AB ब्लड ग्रुप होगा। तीनों ही तरीके के ब्लड ग्रुप्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
क्योंकि कभी भी गैमीट्स क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते। अगर ए बी है तो हमेशा ए बी ही नहीं आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और ए बी भी आएगा। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले ये जानते हैं कि रोन कोट इन कैटल होता क्या है। जैसे आपने कुछ गायें देखी होंगी, तो वो गाय में क्या होता है कि पूरी बॉडी ब्लैक कलर की है या फिर रेड कलर की है और उसमें कुछ वाइट कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, या फिर गाय पूरी वाइट कलर की है और उसमें रेड कलर के कुछ पैचेस पड़े हैं। अब अगर हम नॉर्मल देखें, अगर नॉर्मल जो मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक ही शो होता था कैरेक्टर, या तो डोमिनेंट वाला या तो रेसेसिव वाला। लेकिन जो ये रोन कोट वाला एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या है कि दोनों जो कलर हैं वो डोमिनेंट होते हैं। मान लीजिए वाइट और रेड दो हैं और वो दोनों ही कलर क्या हैं, डोमिनेंट कलर हैं। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी को डोमिनेंस, जो कि हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के लिए। ब्लड ग्रुप में क्या होता था, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप जो है डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है, रेसेसिव वाला कैरेक्टर है। हमने क्या देखा था को डोमिनेंस में कि जब भी ए और बी दोनों को क्रॉस करवाया जा रहा था तो सिर्फ ए ही ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा था या फिर सिर्फ बी ब्लड ग्रुप ही नहीं आ रहा था, बल्कि ए बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा था। ये एग्जाम्पल था को डोमिनेंस का ब्लड ग्रुप वाले केस में। सेम जो है वो होता है रोन कोट के एग्जाम्पल में। यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि या तो जो कैटल है या फिर जो गाय मान लीजिए, उसका जो कलर है वो या तो वाइट होना चाहिए था या फिर पूरा रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों कलर एक साथ शो हो रहे हैं, वाइट भी और रेड भी। तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये होता है को डोमिनेंस का, जिसमें क्या होता है कि जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो साथ में शो होते हैं, अलग अलग शो होने के बजाय। कि मान लीजिए दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, वैसे में नॉर्मल जो हम केसेस देखते हैं उसमें क्या होता है कि एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है, लेकिन ये केस क्या है कि दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। अब क्या किया जाए, तो होता ये है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और दोनों साथ में शो हो जाते हैं, वाइट कलर भी शो हो जाता है और रेड कलर भी शो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल होता है को डोमिनेंस का। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टी एलीलिज्म या फिर बोथ बी एंड सी। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ह्यूमन बींग्स में वो एग्जाम्पल है किसका, को डोमिनेंस का, लेकिन वो मल्टी एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। मल्टी एलीलिज्म क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं, किसी भी एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोड करने वाले जीन्स होते हैं अलील्स। जैसे कि मान लीजिए एक हाइट है, हाइट के लिए जो अलील्स हैं वो है कैपिटल T और स्मॉल t। यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुपिंग का केस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है अलील्स, IA, IB और स्मॉल i, या फिर इसको हम IO के नाम से भी जानते हैं। ये अलील्स हैं किसके लिए, ABO ब्लड ग्रुपिंग वाले केस में, ह्यूमंस में। इसमें आप ये एग्जाम्पल होता है, वैसे तो को डोमिनेंस का होता है, मल्टी एलीलिज्म का भी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लड ग्रुप जो एक कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बहुत सारे अलील्स हैं, एक ही जीन के इतने सारे अलील्स। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो मल्टी एलीलिज्म का भी होता है। मल्टी एलीलिज्म क्या कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के बहुत सारे अलील्स, उसको हम बोलते हैं मल्टी एलीलिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, बोथ बी और सी। नेक्स्ट इज इन माइस वाई इज द डोमिनेंट allele फॉर येलो फर एंड स्मॉल y इज द recessive allele फॉर ग्रे फर।
Since capital Y is lethal when homozygous, the result of cross capital Y is crossed with capital Y small y will be A. 3 yellow and 1 grey, B. 2 yellow and 1 grey, C. 1 yellow and 1 grey, and D. 1 yellow and 2 grey. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं. किसका क्रॉस करवा रहे हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले पेरेंट का कैपिटल वाई स्मॉल वाई पेरेंट के ही साथ. यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस जब हम दोनों का करेंगे तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या क्या आएंगे, कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा और स्मॉल वाई आएगा. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो कैपिटल वाई वाला है, जब भी कैपिटल वाई वाला होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, वो लीथल होगा. लीथल मीन्स डेंजरस होगा. उससे क्या होगा, चूहा जो है, माइस जो है वो मर जाएगा. तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो रेशियो क्या आना चाहिए, 3 येलो और 1 ग्रे फर वाला माइस. लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो कैपिटल वाई वाला है वो होमोजाइगस कंडीशन में लीथल है, यानी कि जो ये कैपिटल वाई वाला माइस होगा उसकी डेथ हो जाएगी. तो हमारे पास कितने चूहे बचे, टोटल 3 चूहे बचे. उन 3 चूहों में 2 जो हैं वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले हैं और 1 जो है वो स्मॉल वाई वाला है. कैपिटल वाई जो है वो किसको शो करता है, येलो फर को शो करता है. यानी कि 2 हमारे पास येलो फर वाले माइस हो गए और 1 जो है वो ग्रे फर वाले. यहाँ पर ये जो स्मॉल वाई है इसको क्या कर दिया है, कैपिटल वाई ने दबा दिया है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 2 येलो एंड 1 ग्रे माइस. Next question is, which of the following is correct for the condition when the capital Y small y, capital R small I, R is back crossed with a double recessive parent? A. 9:3:1 ratio for phenotypes only, 9:3:3:1 ratio for genotypes only, 1:1:1:1 ratio for phenotypes only, या फिर 1:1:1:1 ratio for phenotypes and genotypes. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D, 1:1:1 का रेशो सब फिनोटाइप्स के लिए भी और जीनोटाइप्स के लिए भी. यहाँ पर हो ये रहा है कि जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है उसको हम बैक क्रॉस करवा रहे हैं. बैक क्रॉस का मतलब होता है कि बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. बैक क्रॉस कहता है कि ऑफस्प्रिंग का किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट है चाहे वो रेसेसिव पेरेंट है, किसी के साथ भी क्रॉस करवाना इस बैक क्रॉस कहा जाता है. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हमेशा रेसेसिव पेरेंट का ही क्रॉस करवाया जाता है. सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो बैक क्रॉस क्या कहता है, बैक क्रॉस कहता है कि F1 जनरेशन का जो है वो क्रॉस करवाओ किसी भी पेरेंट के साथ, एनी पेरेंट, चाहे वो डोमिनेंट वाला पेरेंट है चाहे वो रेसेसिव वाला पेरेंट है, दोनों किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो, वो है बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस कहता है कि F1 का जो क्रॉस है वो हमेशा करवाओगे, F1 F2 कुछ भी ले लो, उसका जो क्रॉस होगा वो हमेशा रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ होगा. ठीक, तो यहाँ पर जो है वो जो डबल रेसेसिव पेरेंट है, डबल रेसेसिव पेरेंट कहने का मतलब ये है कि जो वाई वाला है वो भी स्मॉल वाई होगा और जो आर वाला है वो भी स्मॉल आर वाला ही पेरेंट होगा. ऐसा पेरेंट जिसकी कि दोनों जो अलील्स जो भी दोनों जो जीन्स हैं वो दोनों ही जीन्स के जो अलील्स हैं वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है. ऐसे पेरेंट के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवाया जा रहा है. और जब भी किसी भी हेट्रोजाइगस अगर दोनों ही ये वाले दोनों ही अगर हेट्रोजाइगस होंगे, ये दोनों ही अगर हेट्रोजाइगस होंगे और इसका क्रॉस डबल रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाया जाता है तो हमेशा जो
रेशो आता है वो आता है 1:1:1:1 फिनोटाइप के लिए भी और जीनोटाइप के लिए भी, दोनों के लिए भी। अगर ये सेम केस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में करें, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, तो उस केस में भी हमेशा रेशियो 1:1 ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस की वजह से से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन द ईयर 1865, 1900, 1910, 1920। तो मेंडल का जो काम था वो दोबारा से डिस्कवर किया गया। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए वो किए इन द ईयर 1856 से लेकर 1863 के बीच में, यानी कि पूरे 7 सालों तक मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मेंडल ने जो है अपना ये जो वर्क था वो एक छोटी मोटी मैगजीन में या फिर जो भी जर्नल्स होते हैं उसमें पब्लिश करवाया, लेकिन वो जो चीज़ थी वो नहीं चली। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जर्नल जिसमें भी पब्लिश करवाया था उसकी उतनी ज़्यादा वो उतना फेमस नहीं था, सबसे पहला रीज़न। दूसरा, मेंडल ने जो है वो स्टैटिक्स और बायोलॉजी यानी कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मिक्स करके ये एक्सपेरिमेंट्स का जो है कंक्लूजन या फिर रिजल्ट्स दिए थे। तो उस समय पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स माना जाता था। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी वाला कॉन्सेप्ट था वो उस समय नहीं चलता था। उस समय सारे जो डिसिप्लिन्स थे या फिर सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग हुआ करते थे। तो इसीलिए क्या है कि बायोलॉजी को अलग रखा जाता था और मैथमेटिक्स को अलग रखा जाता था। तो मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिक्स का जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है उसको और बायोलॉजी को मिक्स कर दिया। वो जो चीज़ थी वो बहुत सारे उस समय के साइंटिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, मेंडल का जो काम है वो नहीं चला और वो बंद रह गया। उसके बाद क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी आई उस समय क्या हुए, 3 साइंटिस्ट हुए। कौन कौन से? उनका नाम है डी वेरीज और कार्ल कॉरेंस और वॉन सिचरमार्क। इन्होंने क्या किया, दोबारा से जो भी मेंडल का काम था उसको दोबारा से सारे एक्सपेरिमेंट जो भी मेंडल ने किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, उन सब क्रॉसेस को इन्होंने दोबारा से परफॉर्म किया। इस समय पर 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप्स भी अच्छी तरीके से डेवलप हो गए थे। जेनेटिक लेवल पर भी उन्होंने मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंफर्म किया, पूरा दोबारा से परफॉर्म किए और उन्होंने जो है मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया इन द ईयर 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। मेंडल का काम किन 3 साइंटिस्ट ने दोबारा से रीडिस्कवर किया? वो थे डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस और वॉन सिचरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो क्या कहती है कि जो भी इनहेरिटेंस वाला काम है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाले कैरेक्टर्स का जो भी काम है वो कौन कर रहा है? क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। ये जो बात कही गई, उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स है वो भी इंडिपेंडेंटली जाते हैं, जैसे कि जीन्स वाला केस था। वो जो चीज़ वो बोली गई थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। ये जो थ्योरी थी वो दी थी वॉल्टर सटन ने और थियोडोर बोवरी ने। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, यानी कि जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था?
वो दिया था थॉमस हंट मॉर्गन और उनके स्टूडेंट्स ने। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मॉर्गन एट ऑल। जो एट ऑल है ये वर्ड यूज़ होता है स्टूडेंट्स या फिर जो भी असिस्टेंट्स होते हैं, साथी जो भी हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो मॉर्गन एट ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।